हाँ, नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग देख रहे हैं एसएससी का प्रीवियस। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, लिखा गया है कि अमित तथा बीरी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। अमित तथा वीरी, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अमित है और एक वीरी है। एक व्यक्ति अमित है और एक वीरी है। इसमें कहा जाता है ये अमित है और ये वीरी है। अमित और वीरी की वार्षिक आय का जो अनुपात है, अगर मैं इनके इनकम की बात करता हूं, इनकी आमदनी की बात करता हूं, तो इन दोनों लोगों की जो आमदनी का अनुपात है वो 3:2 है। जबकि इनके खर्चे का अनुपात, अगर मैं इनके एक्सपेंस की बात करता हूं, मैं इनके खर्चों की बात करता हूं, तो इन दोनों के जो खर्चों का अनुपात है वो 5:3 है। सवाल यह है कि दो लोग हमारे पास है, इन दोनों की आमदनी में अनुपात है 3:2 का, मतलब इस अनुपात में दोनों कमा लेते हैं और ये दोनों लोग इस अनुपात में खर्च करते हैं। आमदनी का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है। आपको पता है कि जब आमदनी में से मैं खर्च को माइनस करूंगा, जब मैं आमदनी में से खर्च को माइनस करूंगा तो मुझे इनकी सेविंग या बचत मिलेगी। आमदनी में से जब खर्च को माइनस करते हैं तो बचत मिलती है, लेकिन खर्च का हम घटाने से पहले ये देख लें क्या दोनों की बचत बराबर है। तो लिखा है यदि उनमें से प्रत्येक की वार्षिक बचत कैसी है, 1000 रुपये, अर्थात इन दोनों की वार्षिक बचत बराबर है। जब इन दोनों की वार्षिक बचत बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले अंतर को मैनेज करेंगे। हम देख रहे हैं कि 3 कमा के 5 खर्च करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। हम इस अंतर को बराबर करने के लिए ये वाला अंतर बराबर करते हैं। क्या 3 और 2 में 1 का अंतर है? हम लोग देख रहे हैं कि 3 तथा 2 में 1 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है। ये 3 कमाता है, ये 2 कमाता है, ये 5 खर्च करता है, ये 3 खर्च करता है, लेकिन सेविंग बराबर है, बचत बराबर है। बचत बराबर है, सेविंग बराबर है, अर्थात जो बचत का मान है, जो बचत का अनुपात है वो दोनों के लिए बराबर है। और जो बचत हमें प्राप्त होती है वो आमदनी में से खर्च घटाकर मिलती है। मैं देख रहा हूं कि 3 तथा 5 में जो अंतर है वो 2 का है, जबकि 2 और 3 में जो अंतर है वो 1 का है। तो मैं इस अंतर को बराबर करने के लिए इनके जो व्यक्तिगत अंतर है उन्हें मैं बराबर करूंगा। तो 3 तथा 2 में 1 का अंतर है और 5 और 3 में 2 का अंतर है। जब ऊपर वाले में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर वाले में जो अंतर है वो 1 का है और नीचे वाले में 2 का अंतर है, तो इसे 2 से गुणा करिए और इसे 1 से गुणा करिए, अंतर बराबर हो जाएगा। 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना होगा, 4। यहाँ पे किसी से भी गुणा करने का मतलब नहीं है। 1 पंजे 5 और 1 तिया 3, आपके पास ये अंतर बराबर हो गया। अब मैं देखता हूं ये 6 रुपए कमाता है और ये 5 रुपए खर्च करता है, तो 1 बचाता है। ये 4 रुपए कमाता है, ये 3 खर्च करता है, तो ये भी 1 बचाता है। दोनों की बचत 1-1 है, जो कि बराबर है और उसका मान 1000 के बराबर दिया है। एक का मान आपके पास 1000 रुपए है। तो अमित की वार्षिक आय क्या है? अमित ये है। अब जो आमदनी का अनुपात है वो ये काम करेगा और जो अमित की आमदनी है, जो आय है, वो 6 है। और यदि मुझे अमित का मान निकालना है तो मैं 6 का मान निकालूंगा और मैं इसे 1000 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि वो 1 का मान था। तो अमित की आमदनी कितने रुपए है? ये 6000 रुपए है, जो कि आपका डी वाला विकल्प उत्तर हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि पी का जो मान है वो क्यू तथा आर के गुणनफल के, ये पी का जो मान है वो क्यू तथा आर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। इसमें लिखा है कि पी का जो मान है वो क्यू तथा आर के, पी का जो मान है, ये पी का जो मान है ये क्यू तथा आर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। जो चीजें व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती हैं या रेसिप्रोकल होती हैं तो वो आगे अपोन में लगाई जाती है।
कहा जाता है कि जो P का मान है वो Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं और अपॉन में Q गुणा कितना होगा R। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इस सवाल को करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है कि P इंटू क्यू इंटू आर बराबर कांस्टेंट के। ये फॉर्मूला बन गया। एक बार दोबारा हम लोग समझते हैं ये है क्या। इसमें लिखा है कि जो P का मान है वो Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ये 1 के बटे में लिखा जाएगा। हम यहाँ ये हटाते हैं और कांस्टेंट के लगाते हैं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो इस सवाल की किसी भी बात को हल करने के लिए ये आपके पास P क्यू आर P इंटू क्यू इंटू आर बराबर के हो गया। तो आगे हम कोई भी बात हल करेंगे तो ये हो जाएगा P1 Q1 इंटू R1 बराबर होगा P2 Q2 इंटू होगा R2। ये सवाल की किसी भी बात को हल करने के लिए तरह से फॉर्मूला सा बन जाता है। अच्छा, P1 का मान कितना है आपके पास, पहले वाले तीनों मानों को लगाइए। पहले वाला जो P1 का मान है वो 75 है। P1 का मान है 75 और आपके पास Q का मान कितना है 6 और R का मान कितना है 12। ये मान हो गए पहले वाले। अब आपको निकालना है, इसमें Q का मान दिया है अर्थात P का बूझा है, P का मालूम किया गया है। Q का मान 5 है, R का मान कितना है 10 है। इसे हल करते हैं तो ये 50 है, तो ये 25 दूनी 50 और 25 तिया कितना होगा 75। 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 6 छंग 36 तिया 108। आगे है कि 3 लोग हैं, 3 लोग ABC हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C। इन तीनों का जो मान टोटल है वो 864 रुपए है। और कहा जाता है कि A के हिस्से का 8 गुना, पहले वाले का 8 गुना और दूसरे वाले का 12 गुना। पहले वाले का 8 गुना, दूसरे वाले का 12 गुना और तीसरे वाले व्यक्ति C का 6 गुना। ये कैसे है? ये बराबर है। पहले वाले के 8 गुने का मान दूसरे वाले के 12 गुना और तीसरे वाले व्यक्ति के 6 गुने के बराबर है। तो आपको B बताना है। तो पहले का 8 गुना, दूसरे का 12 गुना, तीसरे का 6 गुना बराबर हो गया। हम इनका तीनों का अनुपात बनाते हैं। जब अनुपात बनाते हैं तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। 8, 12 और 6 का एलसीएम 24 आता है। मैं 24 से तीनों को भाग लगाता हूं। जब 24 से भाग लगाता हूं तो ये 8 तिया 24, ये 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। मैं देख रहा हूं कि A के अपॉन में कितना चल रहा है 3, A के अपॉन में 3 चल रहा है, B के अपॉन में 2 चल रहा है और C के अपॉन में 4 चल रहा है। तो ये जो अनुपात हो जाता है ये इन तीनों का हो जाता है, अर्थात A अनुपात V अनुपात C जो आपके पास है वो 3 अनुपात 2 अनुपात कितना है 4। हम देखते हैं कि पहले वाले का मान 3 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है। तो 4 3 7 और 2 कितना है 9। आपको पता है कि 9 का जो मान है वो तीनों का योगफल 864 है। तो 9 9 81 और 9 छंग कितना होगा 54। 9 9 81 9 छंग 54 हो गया, मतलब 1 का मान 96 हो गया। हमें क्या करना है? हमें B का बताना है। आपको B बताना है तो B का जो मान चल रहा है वो 2 के अनुपात में काम कर रहा है। 2 गुना 96, 2 छंग 12, 2 9 18 और 1 19, 192 हो जाता है, जो कि आपका B वाला उत्तर है। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया है।
उसके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की जाती है और हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम का वृद्धि हो जाता है, तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी के भार से कितना ज्यादा है ये आपको बताना है। आप इसमें कोई भी संख्या मान के सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले वाले व्यक्ति का भार 1 मान लिया है। ये पहले वाले व्यक्ति का भार भी है और ये इसका औसत भी है। अगर एक आदमी का मान 1 है तो इसका औसत भी 1 होगा और इसका खुद का मान भी 1 होगा। अब आपको दूसरे वाले व्यक्ति का मान इसकी तुलना में इतना बढ़ाकर रखना है कि जब दोनों का मैं औसत निकालूंगा तो वो 1 से बढ़ जाना चाहिए। इसका मान अगर 1 रखा है तो अगले वाले का मान 3 रखते हैं। अगर इसका मान 1 और अगले वाले का मान 3 है तो क्या दोनों का योगफल 4 होगा और इनका जो औसत है वो 2 हो जाएगा। और जो दोनों का औसत है वो पहले वाले व्यक्ति 1 की तुलना में कितना ज्यादा है, 1। बिल्कुल सही है। अब मैं तीसरे वाले व्यक्ति की बात करता हूं तो मुझे तीसरे वाले का जो मान है वो 5 रखना होगा। इससे मुझे 2 बढ़ा के ज्यादा रखना होगा। अगर मुझे औसत में 1 की वृद्धि चाहिए तो मैं हर पर 2 बढ़ा के रखूंगा। आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैं अभी तीनों के औसत की बात करता हूं तो तीनों का योगफल 9 है और 9 बटे कितना होगा, 3। औसत का मान 3 हो गया। जरा बताओ कि पहले वाले दोनों व्यक्तियों के औसत से 1 ज्यादा है कि नहीं। जो आपके पास चौथा वाला व्यक्ति है उसका मान 9 रखिए। जब उसका मान 9 रखते हैं तो 9 5 14 3 17 और 1 कितना हो गया, 18 हो गया। सॉरी, 7 रखिएगा। इसका मान 7 रखो। 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। अगर मैं इन सभी के योगफल की बात करता हूं यहां तक तो योगफल 16 व्यक्ति 4 हो गए। औसत का मान 4 है, मतलब फिर 1 से बढ़ जाता है। अब पांचवें व्यक्ति का जो मान आपको रखना है वो 9 रखना है। जब पांचवें व्यक्ति का मान 9 रख के आप सभी का औसत निकालेंगे तो 5 आएगा, जो कि 4 की तुलना में 1 ज्यादा होगा। तो हमने संख्या बिल्कुल सही रख ली है। अर्थात पहले वाले का मान 1, दूसरे का 3, तीसरे का 5 और चौथे का 7 है और पांचवें अंतिम व्यक्ति का 9 है। तो आपको बताना है कि अंतिम का मान, ये आपके पास अंतिम वाला व्यक्ति है, इस अंतिम वाले पांचवें व्यक्ति का मान इस पहले वाले व्यक्ति से कितना ज्यादा है। तो अंतिम वाले का जो मान है वो 9 है और ये 9 1 की तुलना में कितना ज्यादा है, 8। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। ये 9 व्यक्ति हैं। 9 व्यक्तियों का जो औसत है, एवरेज है, 9 के 9 व्यक्तियों का जो औसत है, जो एवरेज है, वो नहीं पता, मैंने 22 माना है, तो इनके योगफल का मान 9/22 होगा। टोटल जो 9 व्यक्तियों के द्वारा खर्च हुआ है वो आपके पास 9/22 हो गया। अब 9/22 को पूरा करेंगे 9 लोग मिलकर। इसमें क्या कहा जाता है कि 8 लोगों में से प्रत्येक ने, ये जो 8 लोग शुरू वाले हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पर 30 रुपए खर्च कर दिए हैं। कुल मिलाकर व्यक्तियों की संख्या 9 है। इन सभी का औसत नहीं पता, 22 माना था, तो योगफल का मान 9/22 हो गया। अब योगफल का मान 9/22 हो गया। कह रहे इन 9 लोगों में से 8 लोगों ने प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए। अब 9वां व्यक्ति आता है, उनमें 90 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। मतलब जो आपके पास 90 व्यक्ति का जो मान है वो सभी के औसत अर्थात 22 से कितने रुपए ज्यादा है, 20 ज्यादा है। अगर मैं 8 लोगों के मान में 90 व्यक्ति को जोड़ूंगा तो सभी का हो जाएगा। 9/22 में से 22 गया तो ये 8/22 बचेगा, बराबर 9/22 में से 22 गया तो 8/22 और 830 और प्लस कितना हुआ, 8 या 24, ये 260 हो गया। हम यहां से 22 का मान निकालते हैं।
जब y का मान निकालते हैं तो ये 8 तिया 24, कितना बचेगा 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, अर्थात y का मान 32.5 हो गया। हमें बताना है टोटल खर्च क्या है, तो टोटल खर्च तो 9 y है। अगर मैं यहाँ पर y का मान लगा दूंगा तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 32.5, 9 पंजे 45 का 5, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 तिया 27 और 2 29, 292.5 हो गया। कुल मिलाकर जो आपके पास विद्यार्थी है वो 600 है। इसका पीडीएफ बराबर टेलीग्राम पर अपलोड होता है, पहले वहां खुद से लगाइए। ये एसएससी का प्रीवियस है, बराबर एग्जाम में रिपीट होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको सीजीएल देना है, आपको सीपीओ देना है, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस देना है, ये सभी के लिए एक लाभकारी सीरीज है। टोटल व्यक्ति 600 है। उसने कहा है कि लड़कियों का कुल जो औसत आयु है वो 11 वर्ष 9 महीने है। यहाँ पर हम बात करेंगे बॉय के बारे में, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे गर्ल्स के बारे में। आपके पास लड़कों का जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है और लड़कियों की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष है और सभी की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष 9 महीने है। तो साहब 11 वर्ष तो पूरे पूरे हो गए। आपको पता है कि 11 वर्ष 9 महीने हैं, तो 11 वर्ष और 9 महीने, क्या 9 महीने में 3/4 वर्ष होगा? और 3/4 को तो 0.75 लिख सकते हैं। एक बार हम दोबारा समझेंगे कि लड़कों का जो एवरेज है, जो औसत है वो 12 है और लड़कियों का जो है वो 11 है और पूरे उस क्लास का सभी का जो विद्यालय का औसत है वो 11 वर्ष 9 महीने है। तो 11 वर्ष तो हो गया, 9 महीने में जो होता है लगभग 0.75 हो जाएगा। 0.75 वर्ष मतलब 12.25 वर्ष इसे कह सकते हैं। एलिगेशन से सवाल कर रहे हैं, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं। मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा और इसमें से इसे माइनस करूंगा। 11.75 में से मैं इसे माइनस करता हूं तो ये 0.75 होगा और 12 में से मैं इसे माइनस करता हूं तो ये 0.25 होगा। दशमलव से दशमलव हटाने के बाद इन दोनों की संख्या का अनुपात 3:1 होगा। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 होगा। 3 और 1 मतलब है 4, 4 का मान 600, 1 का मान कितना है आपके पास 150। आपको बताना है कि विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। लड़कियों का अनुपात 1 चल रहा है और 1 का मान 150 है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी तो लड़कियों की संख्या का मान 150 ही आपका उत्तर होगा। सौ चीजों का औसत 46 है। जब 100 चीजों का औसत 46 है तो इनके योगफल का मान 100 गुणा 46 होगा। बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था, तो सही वाली संख्या 16 को जोड़ेंगे, गलत वाली संख्या 61 को माइनस करेंगे। और 43 को 34 पढ़ लिया गया था, तो सही वाली संख्या 43 है और गलत वाली संख्या 34 है। ये हमारे पास सही वाला योग है। पहले पता था कि संख्या 100 है, इनके औसत का मान 46 है, तो योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। सही संख्या 16 है तो प्लस में लिखते हैं, गलत संख्या 61 है तो माइनस में लिखते हैं। सही संख्या 43 है तो प्लस में लिखते हैं और गलत संख्या 34 है तो माइनस में लिखते हैं। ये हमारे पास सही योग है, हमें औसत चाहिए। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कह रहे कि ये संख्या 100 नहीं थी, संख्या मात्र कितनी थी 90। बस आप इसे 90 से भाग लगाइए। आपको पता है कि ये हल करते हैं तो 4600 तो साहब ये हो गए।
जब 46 तो ये हो गया तो 43 और 16 ये प्लस का हो जाता है। 43 और 16 जो जुड़कर हो जाता है वो 59 59 हो जाता है, दोनों को जोड़ रहे हैं। और माइनस का कितना हो जाता है, 4 और 1 5, ये माइनस का 95 हो जाता है। बटे में 90 लगा दिया। ये 4659 में से 4659 में से 95 को माइनस कर रहे हैं। 9 में से 5 गया 4, 15 में से 9 गया 6, ये हो जाता है 4564। अर्थात योगफल का मान 4564 हो गया। 4564 को अगर मैं 90 से भाग लगा दूंगा तो मेरा औसत हो जाएगा। तो 90 से लगाने से अच्छा है कि आप 9 से लगाइए, 9 ढाई 90, नीचे का 10 दशमलव के काम में आ जाएगा। 9 ढाई 90 और 9 पंजे कितना है, 45। 45 हो गया, 0 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया। ये लगभग 507 बटे 10 हो गया। 507 बटे 10 का मतलब है 50.7, जो कि आपका बी वाला विकल्प है। एम से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। ये संख्या 5 है। इसका मतलब है कि अगर छोटी वाली संख्या m है, छोटी वाली संख्या m है और ये संख्याएं 5 है, तो 5वें नंबर की संख्या m+4 होगी। आपको पता है कि ये संख्या क्रमागत है, तो सभी संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये संख्या क्रमागत है तो इन सभी का वही औसत होगा जो प्रथम और अंतिम संख्या का होगा। तो प्रथम और अंतिम संख्या का जो औसत होगा वो m+4 अपॉन कितना होगा, 2 होगा। इसे थोड़ा सा जोड़ते हैं तो ये 2m प्लस कितना होगा, 4/2 होगा। 2 कॉमन लेके काट देते हैं तो m+2 होगा। कहने का मतलब है कि ये m+2 होगा। और ये m+2 को क्या बता रहे हैं, ये जो संख्या m+2 निकल कर आई है, जो इनका औसत m+2 है, m+2 को n बता रहे हैं। कह रहे हैं कि m+2 से आरंभ होने वाली। अरे एक बात मुझे बताइए कि जब m+2 का मान n है और जब वो m+2 से आरंभ होने वाली कह रहा है, तो फिर तो वो n से आरंभ होने वाली कह रहा है। और n से आरंभ होने वाली कितनी संख्या कह रहा है, वो 6 संख्या कह रहा है। जब n से आरंभ होने वाली सबसे छोटी संख्या n होगी, तो जो छठी संख्या होगी क्या वो आपको 5 जोड़कर प्राप्त होगी। क्रमागत संख्याओं में आपको उतना ही जोड़ना है, जैसे पहली संख्या n है, आपको छठे नंबर की संख्या चाहिए तो 5 जोड़ देंगे। आपको इसका औसत बताना है तो इसका औसत वही होगा जो प्रथम और अंतिम पद का होगा, अर्थात n × n+5/2 होगा। अर्थात ये आपके पास 2n+5 अपॉन में जो होगा वो आपके पास 2 होगा, जो कि आपके पास पहले वाला विकल्प है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर क्रय मूल्य को हम लोगों ने 100 मान लिया है। सबसे पहले कहते हैं कि 19% का हानि होता है। अगर 19% का हानि है तो वस्तु 81 की बिक रही है। यदि कोई सामान 100 रुपए का है और आप उसे 19% की हानि पर बेचेंगे तो फिर ये सामान 81 का बिकेगा। और अगर 17% के लाभ पर बेचेंगे तो 117 का बिकेगा। इन दोनों का जो अंतर है वो इस 162 के हिसाब से मैनेज होगा। मैं अगर 17 और 29 को जोड़ता हूं तो 17 और 29 जो होगा वो 36 होगा। 36 का मान कितना है, 162। क्या 36 से 7 बार कट जाता है, अर्थात 1 का मान 7 हो गया। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, आपको उसका लागत मूल्य बताना है। 7 × 42, 7 के 21, सॉरी 6 × 36, 36 से शायद ये पूरा नहीं कटेगा, लगभग में कटेगा।
तो 36 से हम काट लेते हैं, 2 से 18 बार काट, 6 2 8 और 1 9 से काटते हैं, 9 से 4 बार और 9 ही का ना 9, 9 अट्ठे कितना है 72 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 का मान 9/2 हो जाता है। जब 1 का मान काट फीट 9/2 हो जाता है तो आपको क्रयमूल बताना है। क्रयमूल का मान 100 पे काम कर रहा है। अगर 100 पे काम कर रहा है तो 100 गुणा 9/2, आपके प्रश्न का उत्तर 450 हो जाता है। अगला अंतिम प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने 150 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके प्रश्न का उत्तर लाभ या हानि के रूप में प्रतिशत में है तो उसे हम वास्तविक मूल्य से नहीं करेंगे। आपको पता है कि टोटल जो आपके पास पेन है वो 150 है। अगर टोटल पेन 150 है, 150 में से पहले कितने बेचे, तो 150 में से जो पहले वाले हैं वो 50 है, तो बाद वाले कितने होंगे 100। 150 पेनों में से पहले वाले पेन 50 है, तो फिर बाद वाले पेन तो 100 होंगे, तो 85 का ना 50 और 50 दूनी कितना होगा 100। इसका ये मतलब है कि पहले वाला और दूसरा वाला इन दोनों के मूल्यों का अनुपात 1:2 होगा। पहले वाला और दूसरे वाले का अनुपात 1:2 है, तो क्या टोटल का मान आपके पास 3 होगा। पहली वाली संख्या 50 है, दूसरी वाली संख्या 100 है। 85 का ना 50, 50 दूनी 100, तो अनुपात 1:2 हो गया। पहले वाला 1 है जो कि 10% के लाभ पर है, तो 10 ही का ना कितना होगा 10। और कह रहे कि टोटल पर 15 का लाभ है। जब टोटल पर 15 का लाभ है तो इसे 15 से गुणा लगाइए। जब 15 से गुणा लगाते हैं तो 15 तिया 45, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 45 आएगा। जब ऊपर वाले का मान 10 है तो इसका मान 35 होगा। 35 मान कितने का है 2 का। जब 2 का मान 35 है तो 1 का जो मान है वो 35/2 है, और 35/2 का मतलब है 17 सही 1/2, जो कि विकल्प डी है। ये सीरीज उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो लोग पहले से मैथ के बारे में जानते हैं, नॉलेज रखते हैं। इन लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपके लिए एक बेसिक बैच ला रहा हूं, उसमें हम बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाएंगे, वो इससे अलग हट के बैच होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।